हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, बीपीएससी के सीरीज़ में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और केमिस्ट्री का 4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इस 5वां लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हुए रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जानेंगे। मास नंबर क्या होता है, ये सब सारे बेसिक चीज़ सीखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और बीपीएससी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 को। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे दिए, वहाँ से आप उसको देखिए और उसके बाद आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग जान चुके थे, उसके चार्ज के बारे में जान चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के बारे में और देखते हैं रदरफोर्ड का क्या कहना था। दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हो गया तो सब साइंटिस्ट लोगों का एक नया काम आ गया कि आखिर एक परमाणु में, एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्थिति कहाँ पे है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए अलग अलग मॉडल आए जो समझाने की कोशिश की है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और प्रोटॉन यहाँ पे है और न्यूट्रॉन यहाँ पे है। लेकिन उन सब का हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के लिए बस थोड़ा बहुत जानना है रदरफोर्ड के बारे में, जो काम का है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो दोस्तों, साइंटिस्ट का नाम ही है रदरफोर्ड। अब देखते हैं उनका कहना क्या था। तो बहुत सारी चीज़ है रदरफोर्ड के बारे में, लेकिन उन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, काहे कि वहाँ पे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे ना पूछे जाने की संभावना है। हम लोग बस बात करेंगे जो हमारा काम का है। तो देखिए, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में जो मेटल का यूज किया था वो था गोल्ड। किसका यूज किया था? गोल्ड का। ठीक है, क्यों यूज किया था उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस ध्यान रखेंगे गोल्ड का यूज हुआ था। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। रदरफोर्ड ने खोज किया था किसका? न्यूक्लियस का। ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस का मतलब हम लोग जानते ही हैं, नाभिक होता है। और न्यूक्लियस का खास बात क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। नाभिक, न्यूक्लियस जो होता है एक रीजन होता है। ठीक है, परमाणु के अंदर एक रीजन होता है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे एक परमाणु में एक केंद्र होता है और इसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस जो होता है उसका चार्ज क्या होता है। तो इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। इसलिए दोनों है तो प्रोटॉन का चार्ज ही शो करेगा, तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन जो होता है घूमता है। जैसे अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी हमारी सूरज के चारों तरफ घूमती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो केंद्र में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। अब कुछ चीज़ और ध्यान रखेंगे। एक ध्यान रखेंगे रेडियस। ठीक है, तो रेडियस 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक रेडियस हो जाएगा आपका नाभिक का और एक रेडियस हो जाएगा हमारा किसका? परमाणु का। एक एक त्रिज्या हो जाएगा परमाणु का और एक त्रिज्या हो जाएगा नाभिक का। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का अगर रेडियस बात करें तो ये होगा 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे नाभिक का त्रिज्या, तो उसका लेंथ कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फर्मी। याद रखेंगे, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? तो 1 फर्मी। या न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको किस में मापते हैं? तो फर्मी में मापते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान रखेंगे रेडियस ऑफ एटम। परमाणु का अगर रेडियस बात कर ले, ठीक है, तो ये होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, जो आगे आपको हम बताएंगे। तो ये हो गया आपका परमाणु का त्रिज्या। क्लियर है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो छोटा होता है और परमाणु का त्रिज्या जो होता है वो बड़ा होता है। स्वाभाविक है,
होगा ही कि परमाणु का आकार बहुत बड़ा है और नाभिक का जो आकार है बहुत ही छोटा है। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे नाभिक का जो आकार है बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। तो परमाणु का आकार, तो अगर आयतन का तुलना करेंगे तो नाभिक का जो आयतन होगा उसका 10 का पावर 15 गुना बड़ा होगा परमाणु का आयतन। और अगर हम नाभिक का त्रिज्या का बात करेंगे तो उसके त्रिज्या से 10 का पावर 5 गुना बड़ा हो जाएगा किसका, परमाणु का त्रिज्या। यहाँ पे आकार का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, त्रिज्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग खास ध्यान रखेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा नाभिक का जो आकार होता है वो नेग्लिजिबल होता है परमाणु के आकार के सामने, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ये जिस पाथ पे घूम रहा है इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, या इसी को हम लोग सेल भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कक्षा, या इसी को हम लोग कोश भी बोलते हैं। अब देखिए कक्षा हम लोग बचपने से पढ़ रहे हैं। कक्षा जो होता है 4 प्रकार का होता है, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा, ठीक है। तो 4 ऑर्बिट हो गया। अब इसी ऑर्बिट का नाम है, इसको बोलते हैं के सेल, इसको बोलते हैं एल सेल, इसको बोलते हैं एम सेल, और अगला वाला को फोर्थ ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं एन सेल, ठीक है। अब प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगला कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होगा, और चौथा कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 32 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ हम लोग सीख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रदरफोर्ड में और क्या चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बहुत सारे बुक्स में अल्टर भी लिख देता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। लेकिन नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। और पूरा मास जो होता है हम लोग जानते हैं, पूरा परमाणु का जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही निर्भर करता है। इसे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। इसीलिए परमाणु का जो भार है वो केंद्र में ही क्या होगा, केंद्रित होगा, क्योंकि वहीं पे तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कुछ चीज़ और हम लोग ध्यान देते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कुछ टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मास नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। मास नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों ये होता क्या है, यह एक तरह का नंबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर जो संख्या आता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो आखिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है इसको मास नंबर क्यों बोले हैं, क्यों इसको हम लोग मास बोल रहे हैं, मास यहाँ पे। तो देखिए हम लोग जानते हैं जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही परमाणु का मास निर्भर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक संख्या है, और इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर, क्या कि मास इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मास नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। खास ख्याल रखेंगे मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। और ये मास नंबर जो है ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम आएगा वो आपका क्या आएगा, होल नंबर आएगा 0 को छोड़कर, या इसी को आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होगा वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। कभी भी पॉइंट में नहीं जाएगा और आपका फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, इसका खास ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टर्म को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, जिससे कुछ आगे हम लोग सीखेंगे। ए का मतलब हो गया मास नंबर, और एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन, और ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब हो गया प्रोटॉन, और जेड का मतलब ध्यान रखेंगे, जेड का मतलब हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मास नंबर पे बीपीएससी और यूपीपीएससी और बहुत सारे पीसीएस यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लेता है, तो कैसे निकालेंगे वही चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब टर्म हम डिफाइन कर दिए। अब कोई भी एलिमेंट को लिखना है तो कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कोई तत्व है एक्स, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखते हैं जेड और ऊपर लिखते ए। तो ए हो गया मास नंबर। किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम लोग मास नंबर को लिखते हैं और नीचे हम लोग किसको लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे किसी भी तत्व का जो पहचान होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और वो मास नंबर होता है। तो दोस्तों किसी भी तत्व के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि इसी से हम लोग उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस तरह डिनोट करते हैं, या कभी कभी बुक में ऐसे भी लिख देता है, एटॉमिक नंबर ना लिख के केवल मास नंबर लिख देता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं ए मास नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर हो गया और उसका 12 हो गया मास नंबर। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर हो गया 16। उसी तरह बात करेंगे हाइड्रोजन का मास नंबर हो गया 1 और एटॉमिक नंबर हो गया 1। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ को और आपको ध्यान देना है दोस्तों, मास नंबर एक्चुअल में होगा क्या, देखिएगा मास नंबर जो होगा वह एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। तो जो परमाणु का जो एटॉमिक मास है, जो परमाणु भार है, वही आपको देखिएगा वही आपका मास नंबर के बराबर हो जाएगा, परमाणु भार। फ़र्क क्या रहेगा, जैसे कार्बन का अगर बात करेंगे तो इसका मास नंबर कितना है, तो मास नंबर हो गया 12, और इसका परमाणु भार कितना है, तो एटॉमिक मास के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस यूनिट लगा देना है। तो 12 म्यू हो गया, क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट होता है म्यू, तो म्यू लगा दिए तो मास हो गया। तो देखिए जो मास नंबर है वही तो हो गया आपका एटॉमिक मास, कहीं कहीं अंतर मिलेगा, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है, ज़्यादातर आपको एटॉमिक मास ही मास नंबर कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस हम लोग काम से मतलब रखेंगे। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का भी वही हो जाएगा, मास नंबर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना, म्यू लगा दीजिए तो 1 म्यू हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, मास जो होता है वो हम लोग केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, लेकिन एटॉमिक मास इतना छोटा होता है जिसको हम लोग ग्राम में नहीं माप सकते हैं, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए एटॉमिक मास को हम लोग किस में मेज़र करेंगे, एटॉमिक मास बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग म्यू में मेज़र करेंगे, ठीक है। और कभी कभी ग्राम में भी इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एक म्यू बराबर कितना होता है, तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। इसका खास ख्याल रखेंगे, जो पहले वाले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा किए थे। तो म्यू और ग्राम में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब ज़रूरत पड़ेगा तो म्यू को ग्राम में और ग्राम को म्यू में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे अगर कोई परमाणु दिया गया हो। तो दोस्तों एक होता है न्यूट्रल एटम, मतलब उदासीन परमाणु, और दोस्तों एक होता है चार्ज्ड एटम। चार्ज्ड एटम का मतलब हो गया दोस्तों ऐसे परमाणु जिसके ऊपर चार्ज हो, जिसको हम लोग आयन बोलते हैं, ठीक है, मतलब प्लस और माइनस, जिसमें 2 पार्ट होगा, आप भी जानते होंगे, धनायन और ऋणायन, उसको अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूज है इसीलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। और न्यूट्रल एटम मतलब हो गया उदासीन परमाणु, ठीक है, उदासीन परमाणु, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कार्बन दे दिया और बोलेगा इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है, तो इसका जो परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो मास नंबर है उसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा लीजिए, हो गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते कार्बन में जेड परमाणु संख्या या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर कितना है 12 और प्रोटॉन कितना है 6, घटा लीजिए तो ये आपका कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि ये 12 किसका सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से प्रोटॉन घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन बच जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, मान लीजिए सोडियम का बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका मास नंबर कितना होता है 23। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर का बात करेंगे तो तीनों बराबर होगा, और तीनों किसके बराबर हो जाएगा 11 के। और न्यूट्रॉन का अगर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 23 - 11 कितना हो जाएगा 12। न्यूट्रॉन निकालने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये मास नंबर में से नीचे वाला एटॉमिक नंबर को घटा लीजिए, आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, अगर सोडियम का अगर इस तरह दिया हो और बोले एटॉमिक मास, तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास जो होगा वो क्या हो जाएगा 23 लिख देंगे, जो मास नंबर है वही हो जाएगा एटॉमिक मास, म्यू लगा देंगे, हो गया 23 म्यू। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो, इस पे क्वेश्चन पूछे भी गए वो आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग, अगर कोई चार्ज एटम हो, सपोज अगर हम बात करें सोडियम चार्ज एटम है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, और किसी परमाणु के ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का गेन, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, और जितना माइनस चार्ज होगा उतना परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा गेन करेगा।
+2 मतलब क्या हो गया, कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, और -3 का मतलब क्या होगा, कोई परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे Na+ है, इसका मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर कोई परमाणु चार्ज है, इसके ऊपर अगर प्लस माइनस चार्ज है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का संख्या बदलेगा, बाकी संख्या जो पहले था वही रहेगा। मतलब Na+ और Na का बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बदलेगा, दोनों सोडियम ही है। फ़र्क क्या है, एक चार्ज वाला है और एक बिना चार्ज वाला है। तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, केवल इलेक्ट्रॉन पे। देखिए एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन इसका भी 11 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें तीनों बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बदल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कितना, 11 होना चाहिए, लेकिन एक प्लस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसीलिए 11 में से 1 चला गया, तो कितना बच गया, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 है, ध्यान रखेंगे। बाकी सेम टू सेम होगा। देखिए प्रोटॉन ऊपर भी 11 है, नीचे भी 11, एटॉमिक नंबर ऊपर भी 11, नीचे भी 11। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे और एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन बोलेंगे। न्यूट्रॉन उसी तरह निकाल लीजिए, 23 - 11 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 23 - 11 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए कोई चीज़ में फ़र्क नहीं है, Na+ और Na में बस इलेक्ट्रॉन का फ़र्क होगा, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करेंगे हम मैग्नीशियम का चार्ज मान लीजिए +2 है, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12, और इसका मास नंबर कितना होता है, 24। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, 24 - 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन में बदलाव होगा। इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज नहीं रहता ये वाला तो 12 का 12 हो जाता। इलेक्ट्रॉन कितना रहना चाहिए, 12, लेकिन +2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो -2 कर दीजिए, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब एक माइनस चार्ज का बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का 816 होता है, चार्ज मान लीजिए -2 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ़र्क पड़ेगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो 8 ही होगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो रहना चाहिए 8, लेकिन -2 चार्ज है, मतलब -2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आया, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन गया। और न्यूट्रॉन निकालना है तो उसी तरह निकाल दीजिए, 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोस्तों इस चीज़ का हम लोग खास ख्याल रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, एटॉमिक नंबर जो होता है बहुत ही यूनिक होता है। एटॉमिक नंबर किसी 2 परमाणु का सेम नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, यूनिक होता है। दोस्तों अगर एटॉमिक नंबर अगर हम बोलेंगे 6 तो वो कार्बन ही होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दोस्तों एटॉमिक नंबर अगर हम 16 बोलेंगे तो वो सल्फ़र ही हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों एटॉमिक नंबर 20 बोलेंगे तो वो कैल्शियम ही होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन मास जो होता है, मास नंबर या मास, वो यूनिक नहीं होता है, नॉट यूनिक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मास 2 का भी हो सकता है। जैसे 40 मास बात करेंगे, मास नंबर कितना हो, 40। तो ये देखिए कैल्शियम का भी होता है दोस्तों 40, और आर्गन का भी होता है 40, इसीलिए मास नंबर यूनिक नहीं होता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों यूनिक होता है, इसका खास ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीख गए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों।